क्राइसिस। तो मैं समझता हूँ इसके 2-3 पक्ष हैं जिसको हमें देखना चाहिए। और आज ये क्राइसिस कोई एक दिन में पैदा नहीं हुई है। अगर आप भारत चाइना के बीच सीमा विवाद को देखेंगे तो ये बहुत लंबे समय से चलता रहा विवाद है। डोकलाम का मामला हमें याद होना चाहिए। उसके पहले 67 का युद्ध हमें याद रहना चाहिए, और उसके पहले नेहरू जी के समय में जो युद्ध हुआ उसमें याद रखना चाहिए। पंचशील समझौता इनके साथ हुआ और उसको उन्होंने तोड़ा। तो चाइना का इतिहास रहा है कि हमें वो बार-बार धोखा देता रहा है, बार-बार हमारी सीमाओं में घुसपैठ करता रहा है। लेकिन इस बार का जो विवाद हुआ उसमें ये देखने को मिला कि हमारी सरकार इस बात को कहने से बचती रही कि चाइना ने कोई घुसपैठ की है। और मुझे लगता है कि इसी के कारण लगातार चाइना का मनोबल भी बढ़ता रहा, और वो पूरी दुनिया में ठोक के ये कहता था कि जब भारत ही नहीं मानता कि हमने कोई घुसपैठ की है, या देश के प्रधानमंत्री ही नहीं मानते कि हमने कोई घुसपैठ की है, तो ये कहना कि साहब हमने कोई घुसपैठ की है वो गलत है। और वो ये कहता रहा कि भाई जहां हम मौजूद हैं वो हमारे हिस्से हैं। अब मैं एक छोटा सा वीडियो अगर आप लोग देख सके तो मैं दिखाना चाहता हूँ। Chinese are currently sitting till finger 4. India claims the line of actual control runs through finger 8. This purple line that you see on the map is the line that India believes is the line of actual control. This other purple line is the line that China believes is the line of actual control. So this area in the middle is the disputed area, which is what the confrontation is currently all about. Because we claim that the line runs up till here, the Chinese claim the line runs up till here, and as a reality, they're currently sitting up till finger 4. Which disallows तो आपने देखा कि ये एक वीडियो है जिसपे राहुल कमल दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये गूगल इमेजेस के जरिए बता रहे हैं कि पैंगोंग झील पे फिंगर 4 से लेके फिंगर 8 तक, जहां पे हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, और उस समय वहां मौजूद एक कर्नल साहब का बयान भी है, कर्नल डिनी, जो 2017 तक उस एरिया के कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये ऐसा एरिया था जहां हमारी आर्मी पेट्रोलिंग करती थी, जहां हमारी सेना पेट्रोलिंग करती थी। लेकिन अब उन जगहों पर चाइना बैठा हुआ है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि 1 इंच हमारी जमीन पे कब्जा नहीं किया है चीन ने, और यहीं से फिर उनका मनोबल बढ़ता है। मेरे 2-3 सवाल हैं कि अगर चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की तो हमारे 20 जवानों की शहादत क्यों हुई? भारत माता की धरती को आजाद कराने के लिए जब हमारे जवान चाइनीज आर्मी के साथ भिड़े तो उसमें उनकी शहादत हुई, जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए। और ये कहना कि चीन ने हमारी धरती पर घुसपैठ नहीं की, मुझे लगता है कि हमारे जवानों की शहादत का भी अपमान है। तो आज इतने महीनों के बाद आपने देखा होगा कि खुद डिफेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट ये मान रही है कि नहीं साहब, चीन ने घुसपैठ किया था, और इसको फिर कुछ टीवी चैनल्स ने दिखाया। मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कब कब चीन ने हमें धोखा दिया, मैं उसका एक विवरण दे देता हूं। जब भारत को मौका आया कि भाई हम 2018 में जब न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बनने के लिए, भारत का एनएसजी का मेंबर बनने के लिए जब भारत का प्रस्ताव आया यूनाइटेड नेशंस में, वहां पे चीन ने हमारा विरोध किया। जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने का मामला आया, और उस समय भी चीन ने हमारा विरोध किया। जब अजहर मसूद को, जो जैसे मोहम्मद का प्रमुख आतंकवादी है, उसको अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का मौका आया, तब भी चीन ने हमारा विरोध किया। और ये सब वो घटनाएं हैं जब चीन ने उस वक्त हमारा विरोध किया जब हम उनको झूला झुला रहे थे।
उनका स्वागत कर रहे थे, अहमदाबाद में उनके आवभगत में लगे हुए थे। तो चीन ने कोई हमें पहली बार धोखा दिया हो, ऐसा नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब जब भारत को कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ताकत मिलने की, शक्ति मिलने की बात हुई, उस वक्त चीन ने हमारा विरोध किया। तो हम क्यों चीन से सावधान नहीं रहे? हमने क्यों चीन के साथ अपने रिश्ते को धीरे धीरे कम करने की कोशिश नहीं की? मुझे लगता है कि ये हमारी एक बड़ी रणनीतिक चूक रही। और आज ये कहना, ये बयान देना है कि साहब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, ये सुनने में अच्छा लग सकता है, और भारत को आत्मनिर्भर रहना ही चाहिए। लेकिन आज आप आत्मनिर्भर भारत अचानक कैसे बना सकते हैं? मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि किस तरह से आर्थिक क्षेत्र में आप चीन के ऊपर डिपेंड है, किस तरह से चीन के ऊपर आज आर्थिक क्षेत्र में आपकी डिपेंडेंसी है। मैं एक एक आंकड़े आपको प्रस्तुत करता हूं। जैविक रसायन के क्षेत्र में 12%, प्लास्टिक के क्षेत्र में 44%, स्टील के क्षेत्र में 17%, सोलर पैनल के क्षेत्र में 75%, फार्मा ड्रग के क्षेत्र में 69%, कृषि टेक्निकल इनपुट के क्षेत्र में 50%, ऑटो टायर के क्षेत्र में 20%, पेपर्स के क्षेत्र में 17%, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के क्षेत्र में 29%, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बॉयलर्स के क्षेत्र में 20%, दवाइयों के लिए कच्चा, स्टार्टअप्स जितने हैं उसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे, फ्लिपकार्ट हुआ, मेक माई ट्रिप हुआ, स्विगी हुआ, ओला हुआ, पेटीएम हुआ, स्नैपडील हुआ, बिग बास्केट हुआ, जोमेटो हुआ, इन सब में चाइना का इन्वेस्टमेंट है। और उसके बाद लेदर 38%, फार्म यूरिया 10%, और ऑटो कंपोनेंट 18%, और 100 में से 1.5% फोन सिर्फ भारतीय है, बाकी विदेशी है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि इतना आसान है कि चीन को आप रातों रात हिंदुस्तान के बाजार से निकाल सकते हैं? आज देश में जितने बड़े आप देखिए कि प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो चाहे रेल में हो, चाहे बीएसएनएल में हो, चाहे एमटीएनएल में हो, चाहे बड़े बड़े हाईवेज हो, इसमें सब में चाइनीज कंपनी को आपने ठेका दे रखा है। तो आज देश की अर्थव्यवस्था को आज आपने विदेशियों के हाथ में कर दिया है, और विशेष तौर से चाइना के हाथ में कर दिया है। आज आपको दीपावली में झालर लगाने के लिए भी चीन से खरीदना होता है। आज छोटी छोटी चीजों में जिसमें हम आत्मनिर्भर पहले से थे, हमको किसी विदेशी कंपनी के ऊपर निर्भर नहीं होना था, आज उन क्षेत्रों में भी हम लोग चीन के ऊपर और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड कर चुके हैं। तो इसलिए रातों रात आप बताइए कि अगर आप कह देंगे साहब हमको चीन से सारे आयात बंद करने, आप दवाएं कैसे उपलब्ध करा पाएंगे लोगों को? आप कृषि के सामान कैसे उपलब्ध करा पाएंगे? आज तमाम मोबाइल की कंपनियां जो हिंदुस्तान में खोली, छोटे छोटे स्टोर जो खोल के रखे हुए हैं, जिन नौजवानों ने लाखों रुपए का लोन लेके अपनी दुकान खोली है, और उस दुकान में 2-3 आदमी काम करते हैं, उनको रोजगार मिला है, आप आत्मनिर्भर भारत बनाने के नाम पे कह रहे हैं हम साहब जाएंगे उसको तोड़ देंगे और खत्म कर देंगे और चीन को यहाँ से भगा देंगे। ऐसे नहीं होता। आपको एक योजनाबद्ध तरीके से, दूरगामी एक योजना बना के, तब आप चीन को हिंदुस्तान की मार्केट से हटा सकते हैं। पहले उन चीजों को हिंदुस्तान में बनाना सीखिए की कंपनियों से, वहां से हिंदुस्तान के अंदर उनको व्यापार करने की छूट दे रखी है। आलू का चिप्स बनाने में कौन सा विज्ञान लगता है? कोका कोला, पेप्सी कोला बनाने में कौन सा विज्ञान लगता है? और वो आपसे सैकड़ों करोड़, सैकड़ों गुना मुनाफा यहाँ से लेके जाते हैं। 2 रुपए की चीज आपको 100 रुपए और 50 रुपए में। तो आप लगातार जिन चीजों में खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और जिन चीजों में आप खुद से आत्मनिर्भर थे, उन सारे क्षेत्रों में अपने विदेशी कंपनियों को छोड़ दे दी। आज डिफेंस जैसे, रक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में 50% से ज्यादा आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का को आपने छूट दे रखी है। जितने आपके सेक्टर हैं आप धीरे धीरे बेचते जा रहे हैं। सरकारी कंपनियां, वो चाहे रेल हो, चाहे सेल हो, वो चाहे पेट्रोलियम कंपनीज हो, सबको आप बेचने पे लगे हुए हैं। वो इंश्योरेंस की कंपनीज हो, सबको आप बेचने पे लगे हुए हैं। तो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? हिंदुस्तान की कंपनियों को मजबूत कीजिए, हिंदुस्तान की सरकारी संस्थाओं को मजबूत कीजिए। आपको भारत की सरकारी संस्थाओं पे भरोसा ही नहीं है।
और जब उनको आप बेचते जाते हैं तो रोजगार भी खत्म होता है और आप विदेशियों के ऊपर निर्भर करते हैं, और जब उनको मन होता है वो अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं, हिंदुस्तान से चले जाते हैं, क्योंकि उनकी कोई लायबिलिटी है नहीं। तो मुझे लगता है कि चीन के साथ इस सीमा विवाद ने हमें बहुत सारी सीख दी है, और मुझे लगता है कि अब भी अगर भारत की सरकार जाग जाए, अब भी अगर भारत की सरकार चेत जाए, तो इनको अच्छा होगा। तो मैं जो मुझे लगता है कि अब एक पॉलिसी बना के, दूरगामी रणनीति बना के, पहले आप अपने देश के अंदर तमाम वो वस्तुएं, छोटी छोटी वस्तुएं जिसके ऊपर आज आप चीन के ऊपर निर्भर हैं, वो हिंदुस्तान में निर्मित करना शुरू कीजिए, हिंदुस्तान में उसका रोजगार, उसका व्यापार बढ़ाना शुरू कीजिए, और उसके बाद जब आप उस वस्तुओं का उन वस्तुओं का भारत से मंगाइए, और रोजगार उनके उनके व्यापार के ऊपर निर्भर है, वो बर्बाद हो जाएंगे। इन सब चीजों को भी हमें सोचना है। आज आपके पार्लियामेंट, यूथ पार्लियामेंट में जो विनर रहे हैं, मैं उनके नाम घोषित करता हूं। जो आज के बेस्ट डेलीगेट हैं, अंशुमन शर्मा जी, हाई कमेंडे हाई कमेंडेशन अकील इमाम खान, स्पेशल मेंशन अभय शुक्ला एंड शिवम बंसल। ये आज के यूथ पार्लियामेंट के विनर हैं। मैं उन सबको हृदय से, अपनी ओर से, आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। Thank you so much, sir, for your gracious words and deep insights in our agenda of India-China border crisis and the future of India's relations with China, and for declaring the results. The Philomath congratulates all of them. I am sure that many of us present here are now deeply motivated to step in the political world in our future. I would now like to